नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। संसद के शीतकालीन सत्र के जो सूरत हाल हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है या मान सकते हैं कि ये सत्र भी जो निश्चित अवधि है 20 दिसंबर तक संभवतया नहीं चल पाएगा, क्योंकि 25 नवंबर को सत्र शुरू हुआ और 25 नवंबर के बाद से आज दिनांक तक जो जनहित के मुद्दे हैं या जो बहुत संजीदा गंभीर मसले हैं, उन पे कोई भी एक जो कंसेंसस बनना चाहिए नहीं बन पा रही। और हर दिन जिस तरीके का हंगामा हो रहा है, वो साफ संकेत दे रहा है कि सरकार की तो कहीं मंशा नहीं है कि ये मुद्दे या मसले चर्चा में आए। वो नहीं चाह रही है कि ये सदन सत्र एक जिस तरीके से चलना चाहिए, गतिरोध टूटे चले। होता जरूर है, बैठ के निरंतर होनी है, लेकिन बात नहीं बन पा रही। और जो चाहता है विपक्ष, उस पर कहीं ना कहीं जो आसंदी का रुख और रवैया है, वो और भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करने वाला है और दुख एक भरा कहा जा सकता है, माना जा सकता है। और वजह यह है कि देखने में ये आ रहा है कि जहां विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच जिस तरीके का एक टकराव होना चाहिए, उसकी बजाय जो टकराव है वो आसंदी वर्सेस अपोजिशन चल रहा है। कि आसंदी एक ढाल बनी हुई है, और आसंदी ऐसा नहीं है कि ढाल नहीं बना करती, लेकिन अब जिस तरीके से बन रही है वो बेशक बेशक जो बार बार कहा जा रहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, जो विपक्ष आरोप लगाता है, कुछ वही नजारा जो देश का सबसे बड़ा एक विधान मंडल है, मंदिर है जिसे कहते हैं, वहां सब कुछ तार तार हो गया। गरिमा बची नहीं है, शुचिता है नहीं, ये शब्द सब किताबी हो गए हैं। और खासकर इस सरकार में बीते 10-11 साल से हम जो देख रहे हैं, 10.5 साल से, और पिछला जो था जब 17वीं लोकसभा थी, उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि विपक्ष को आप कुचल दीजिए, भगा दीजिए, सदन से बाहर कर दीजिए। लेकिन अब एक अलग तरीके से आसंदी पेश आ रही है। ऐसा लगता है उसने अब विपक्ष को फ्रस्ट्रेट करने का एक अलग तरीका निकाल लिया है कि आप उसकी कुछ ना सुनो, ना उसे बोलने दो, ना अगर बोले तो आप उसको कार्रवाई से निकाल दो। और जो आसंदी है, आसंदी जैसा मैं कहता हूं कि वो तो बिल्कुल इस तरीके से पेश आ रही है कि जैसे आज का मैं कुछ दृश्य भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा अपने दर्शकों को भी, और हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे उनको भी देखेंगे, सुनेंगे कि साफ हो रहा है कि किस तरीके से जो एक निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है चेयर से, वो अब बहुत इस कदर एक शर्मनाक स्थिति हो गई है कि शायद जो जिन वोटरों ने चुना है इन्हें, अब राज्यसभा तो खैर वो चुने हुए जो विधायक या बाकी हैं वो भेजते हैं, तो उनके लिए भी कहीं एक साइडबैक हो गया कि सदन में ना अच्छे विषयों पर चर्चा हो पा रही है, ना सदन चल पा रहा है। और आरोप बार बार ये होता है कि करोड़ों करोड़ रुपए जाया हो रहे हैं। और जाया क्यों हो रहे हैं? जितने भी जो विधिवेत्ता हैं या जो हमने बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव हुए या जो अन्य जो राज्य विधानसभाओं के जो प्रमुख सचिव हैं या और भी ऐसे अधिकारी, उनसे बात की है, या और जो पूर्व के लोग हैं जो कभी सदन के हिस्सा रहे, वो यही कहते हैं कि अब सब कुछ बदल चुका है। अब सरकार की दिलचस्पी कतई नहीं है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो, मसले उठें, उन पे जवाब सरकार दे। उसका तो अपना एक तरीका है कि वन वे होना है, जो कुछ पास कराना है शोर शराबे में आप कराते चले जाओ। ये जो सत्र चल रहा है, जैसे मैंने कहा 20 सितंबर तक चलना है, तीसरा सप्ताह का आज पहला दिन था, और करीब 1.5 दर्जन के आसपास विधेयक थे, तो उसमें कुछ तो पास हो गए हैं शोर शराबे में। कुछ और जो पास कराना चाहती है सरकार, शायद ये जो 2-4-5 दिन बच रहे हैं अभी सप्ताह के, उसमें ऐसी शोर शराबे में पास हो जाएंगे और इसके बाद शायद सदन को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिएगा। ऐसी कुछ स्थिति है। और जो स्थितियां हैं, हालात हैं, वो जो हम कह रहे हैं कि आसंदी का जो रूल होना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि ढाल इस तरीके से बने, सरकार की हठधर्मिता, निष्पक्षता छोड़कर जो आसंदी है उसको कहीं ना कहीं जो हंगामा कैसे खड़ा हो जाए, कौन सा मसला हो, अडानी के एवज में कहीं आप जो सोरेस ले आइए, कहीं उसको आप समय दे दीजिए, लेकिन जो मूल विषय उन्हें नहीं देना। और सड़क पर आपको देख ही रहे हैं, देश देख रहा है कि यदि आप जाना चाहें संभल, तो विपक्ष को जाने नहीं देना है। तो तमाम स्थितियां बहुत बुरी हैं, हालात बुरे हैं। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे, जोड़ेंगे खास मेहमानों को हमारे साथ, जो हमारा ये डिबेट का कार्यक्रम होता है। जुड़ गए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गौतम लाहड़ी जी हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी और राजेश ठाकर साहब जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत स्वागत करूंगा। दादा को आप जानते हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के आप अध्यक्ष
की भूमिका में आप देखते रहे हैं, और प्रकाश हिंदुस्तानी जी का भी बहुत दीर्घ अनुभव, राजेश ठाकर साहब भी अपने क्षेत्र के मास्टर ब्लास्टर हैं, और आप इन लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, और हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट और जुड़ेंगे, अरविंद कुमार सिंह साहब और केपी मलिक साहब का मैं इंतजार है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं चर्चा की शुरुआत करने के पहले कुछ आज जो दृश्य थे, जिस तरीके से कहना पड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि लोकतंत्र अब उसको मार डाला गया, वो सुनिएगा। और भी हैं एक दो दृश्य, फिर उसके अंदर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर को हम फेवर पॉइंट करता हूं, आउट कर रहे हैं लीडर ऑफ द हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया, मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। एक दृश्य ये था, इसके जयराम रमेश भी इसी तरीके से कहीं दर्द भी बयां कर रहे हैं और एक तरीके से आसंदी को। You have rejected the notice, all notices. You want the business of the house. He is raising an issue which you have rejected, and it is very clear. It's very clear. This is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman. Don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman. You are the protector. Don't become party to this. दादा आपने देखा, ये आपने दृश्य देखा गौतम दा कि सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि आप पार्टी ना होइए, वो कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। कैसे दृश्य ये हो गए? क्या करे विपक्ष? बार बार ये भी होता है कि विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है, सड़क पर आप करने नहीं देते, अगर आप जाना चाहो तो जाने नहीं दिए। तो सदन में ये हालात हैं कि अब संवाद ही नहीं है, सत्ता पक्ष से आप सवाल ही नहीं कर सकते, आसंदी ही उसमें सब कुछ करने लगी है और उकसाना है, उकसाकर किसी भी तरीके से सदन को नहीं चलने देने वाली स्थिति आसंदी की ओर से होती बार बार दिख रही है। टिप्पणी आपकी दादा। गौतम दा। धन्यवाद संजीत जी। देखिए, ये जिस तरह से ये हाउस चल रहा है, ये खास तौर पे इस सरकार आने के बाद ये हाउस को मुझे नहीं लगता है कि जो मर्यादा होना चाहिए वो पालन हो नहीं रहा है। अगर कोई देश का लोकतंत्र मजबूत है कि नहीं, इसका सबसे बड़ा सबूत होता है विपक्ष को आप कितना सम्मान, कितना अहम आप उसको मानते हैं। आपका काम ही अगर होगा विपक्ष का मुंह बंद रखना, क्योंकि उसका आलोचना सुनने के लिए आपको पसंद नहीं हो रहा है,
इसके कारण उसका मुंह बंद करने का बजाय अब ये एक नया तरीका अपनाया कि जो सत्ताधारी दल वो खुद ही ऐसे मुद्दा उठा के वो हाउस ना चल पाए, इस तरह का व्यवस्था कर रहा है। जैसे जयराम रमेश ने कहा कि ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर बन रहा है। बहुत ही दुख की बात है। मुझे लग रहा है कि सोची समझी रणनीति इसलिए हो रहा है कि शायद 13 और 14 को जो डिबेट होने वाला है संविधान के ऊपर, किसी तरह से उसका पहले से ही डिरेल किया जाए, ताकि वो, क्योंकि संविधान के ऊपर चर्चा के दौरान जो जिस दिन ये सरकार बनाया था उस दिन भी ऑपोजिशन डिमांड किया था कि उसका भी आवाज सुना जाए, लेकिन वो हुआ नहीं था। इसलिए एक चर्चा में दोनों पक्ष के बातचीत करके हमने सोचा था कि बहुत अच्छा एक समझौता हुई है ताकि हाउस ठीक से चले। देखिए विपक्ष को तो आप क्या बोलेंगे, विपक्ष को तो सरकार का जो बिल था, बिल पास करने तो मदद किया ना, उन्होंने तो 3-4 इम्पोर्टेंट बिल पास करा दिया जो देश के लिए जरूरी हो सकता है। डिबेट हो बिल के ऊपर वो अलग बात है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका काम विरोधी पक्ष ने रोक दिया है। उन्होंने बिल पास किया, इसके बाद तो इसके बाद भी अगर विपक्ष जो बोलना चाहते हैं उसको सुनने के लिए अगर कोई तैयार नहीं होगा तो कैसे संसद को संसदीय व्यवस्था बचा रहेगा। मुझे तो लग रहा है कि ये रणनीति जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि किलिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, ये मुझे लग रहा है कि सचमुच की एक सोची समझी रणनीति के तहत ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक रणनीति हो सकता है। क्योंकि जो पार्टी है ये पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता है, भारत के संविधान में विश्वास नहीं करता है। इनका जो जिनका आदर्श में चलता है दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका अगर किताब आप पढ़ के देखेंगे, मैंने पढ़ा, वो देखा है कि उन्होंने भारत के संविधान को माना नहीं। तो ये जिसके आदर्श में वो पार्टी चलते हैं, वो पार्टी का जो अगर गुरु मानते हैं जी, गुरु संविधान को माना नहीं है कभी। उन्होंने विरोध किया था कि संविधान को विरोध किया था। तो इसलिए उसी निश्चित तौर पे उसी लक्ष्य लेके ये चलने का कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्सिटी है कि उतना आसानी से ये अपना डिसीजन थोप पाएंगे, मुझे ही नहीं लगता। इसलिए दुख की बात यह है कि पहली बार शायद हो रहा है, मुझे जितना जानकारी है 30-40 साल में पार्लियामेंट कवर के, आजकल भले ही हमको पार्लियामेंट में जाने का इजाजत नहीं है क्योंकि लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड पार्ट को खत्म कर दिया गया है। हम तो अभी युवा नहीं है, हम तो बुजुर्ग है, क्योंकि बुजुर्ग को इतना साल तक इलेक्ट्रीफाई इमरजेंसी में भी जाने दिया जाता था। आजकल इमरजेंसी नहीं है फिर भी हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता, पास नहीं दिया जाता। ऐसे पत्रकार है, बुजुर्ग पत्रकार जो रेगुलर जाते थे, उसको बंद किया गया। ये तो भी लोकतंत्र के लिए और एक खतरा है। तीसरी बात ये बोल के कहूंगा कि पहली बार हो रहा है कि एक उपराष्ट्रपति जो सभा का चेयरमैन है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला रहा है। मुझे याद नहीं है आज तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ नोटिस ऑफ इम्पीचमेंट का भी आया। ये शर्म की बात है जिनके ऊपर आ रहा है कि इतना दुखी हो गया कि विरोधी, क्योंकि सभा का पीठासीन अध्यक्ष जो होता है उनको निष्पक्षपात नहीं होना चाहिए, उसको निष्पक्ष दिखाना नहीं चाहिए। तो वो अगर नहीं है, वो इसके खिलाफ पिछले बार एक कोशिश हुआ था 2020 में उपाध्यक्ष के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस, वो कामयाब नहीं हो पाया था क्योंकि हाउस बंद हो गया था। इस बार जो नोटिस अगर आएगी, सुना है कि जो सारे पार्टी ने विरोधी पक्ष खासतौर पे जो तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के एक तरफ से छोटी दूरियां रख रहे थे, वो भी इसमें शामिल है। वो भी मानते हैं जो पीठासीन अध्यक्ष उनके प्रति न्याय नहीं कर रहा है, उनके प्रति आचरण सही नहीं कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये नोटिस क्या कामयाब होगा, ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि एक कानून का नियम है कि अब 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, 14 दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन नोटिस लाने का सिद्धांत जो आज खबर में चल रहा है, ये मुझे लग रहा है देश का लोकतंत्र और पीठासीन अध्यक्ष के लिए एक शर्म की विषय है। उन्हें सोचना चाहिए क्यों हाउस का जो रक्षा करना चाहिए सबका, उनके ऊपर क्यों एक नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि मैं तो कहता हूँ भारत में शायद, मुझे बहुत 30-40 साल का पहले वाला पता नहीं है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, 30-40 साल में मैंने देखा नहीं कि पीठासीन अध्यक्ष के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ हुआ है, लेकिन कभी क्योंकि वो उपराष्ट्रपति भी है,
सिर्फ अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपराष्ट्रपति चेयरमैन, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, ये सिद्धांत जो अपोजिशन ने दिया है मजबूर होके, ये जताता है कि लोकतंत्र हमारा सही ढंग से नहीं चल रहा है, नहीं हुई है अभी तक, लेकिन होते होने करने का एक प्रयास चल रहा है, ये मुझे लग रहा है। सतीश जी। बिल्कुल दादा, बिल्कुल दादा, ये शायद हमको ध्यान आता है कि ऐसा आसंदी इस कदर पार्टी हो जाए और ऐसा करना पड़े तो शर्मसार करने वाला तो है। और अब मुझे लगता है शर्म या ये लिहाज ये या मर्यादा ये सब उनकी डिक्शनरी में नहीं है। उनको तो जो करना है, मैं प्रकाश जी से करता हूँ एक सवाल। मैं आप दादा एक सवाल और भी आपसे करना चाहूंगा, आप शायद कहीं जाना चाहते हैं, एक डिबेट और है आप बता रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि जितनी देर आप रुक सकते हो मैं एक सवाल जरूर आपसे और करूंगा। प्रकाश सर, आपने सुन लिया दादा को, जो स्थितियां बनी हुई हैं सदन में, बार बार ऐसा लगता है कि एक तय कर लिया गया है कि एक तो एलओपी इतने सीनियर 55 साल से ज्यादा का उनका 55 साल से ज्यादा हो रहा है, इतना हो रहा है, और ये रवैया आसंदी का क्या मतलब बार बार दर्द बयां करना पड़ता है, बार बार दुख जताना पड़ता है। आप ना उस गरिमा को रखते हैं पद की और फिर ना उनकी सीनियरिटी को देखते हैं, और जो आपकी मर्जी में आता है फिर विलोपित, आप जो चाहे विलोपित कर दीजिए, नहीं लिखा जा रहा है। आप क्या करा जाए, विपक्ष कैसे करे, कैसे निपटे इन लोगों से? प्रकाश सर। संजीव जी, स्वागत सर, आपका बहुत स्वागत। संजीव जी, पहली बात और सबसे बड़ी बात यह कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो सदन चलाए। सदन चलाना सरकार का काम है और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों का काम है। जो आसंदी पर विराजमान है उनका दायित्व है कि वो संचालन इस तरह करें कि सभी लोगों को अपनी बात कहने का सही वक्त मिल सके, जो नहीं मिल रहा है। और सांसद और नेता विपक्ष के जो भी बात कहते हैं उस बात को एंडोर्स किया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, और यही सबसे दुखद बात है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों विपक्ष के नेता और पक्ष के नेताओं की बैठक हुई थी। उसमें तय हुआ था कि 3 तारीख से यानी मंगलवार से सदन निर्बाध चलेगा, सदन में कोई अड़चन नहीं आएगी। ये सब चर्चा होने के बाद की बात है। 1 हफ्ता हो गया लेकिन कोई मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बात संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। और ये भी तय किया गया है कि 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को उच्च सदन यानी राज्यसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा होगी। ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित कर सकते हैं। अब ऐसे में जब संविधान 75 वर्ष का हो गया है, 1 हफ्ते पहले विपक्ष के नेता और सदन के नेता बातचीत करते हैं कि हम सदन को निर्बाध चलने देंगे, लेकिन चलने नहीं देना चाहते। इसका कारण यह है कि जो सवाल उठ रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी उससे सहज महसूस नहीं करती। और अब ये धारणा बनने लगी है संजीव जी कि हमारे यहाँ जो सदन में आसंदी पर विराजमान सभापति और अध्यक्ष महोदय हैं, वे अपनी पार्टी के साथ पक्षपात करते। तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात लोकतंत्र के लिए नहीं है कि जिन लोगों को निष्पक्ष होना चाहिए, जो लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, उपराष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं माने जाते क्योंकि वो सभापति हैं, लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी के नेता, लेकिन उन्हें चूंकि आसंदी पर विराजित है, ये माना जाता है कि वो एक न्यायाधीश की कुर्सी पर है, तटस्थ है, लेकिन वो नहीं है। तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यशाली बात क्या होगी? सवाल यह है कि अगर हमारे नेता विपक्ष में हो, वे सदन में भी अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे? और सदन बनाया ही किस लिए गया है? संविधान में ये व्यवस्था ही क्यों की गई है? तो ऐसा लगता है कि सरकार ऐसा कोई भी मुद्दा उठाने में आपत्ति करती है और ऐसे अवांछित मुद्दों पर पूरा दिन बर्बाद कर दिया जाता है। 50,000 की गड्डी पर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो आश्चर्य है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन पर चर्चा होती नहीं। अब आज भी जिस तरह से आक्षेप लगे सदन में सोनिया गांधी पर और राहुल गांधी के बारे में जो भाषा पिछले दिनों बोली गई, वो बहुत ही शर्मनाक है। और ये गली मोहल्ले के सड़क छाप लोग भी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते अपने विरोधी के लिए। और मैं इंदौर से आया हूं, तो इंदौर में तो ये परंपरा है संजीव जी कि जब चुनाव होते हैं और कांग्रेस का उम्मीदवार प्रचार के लिए जाता है तो वो
बीजेपी के उम्मीदवार के घर के सामने जाता है तो उसके घर में चला जाता है, उसके माता पिता से आशीर्वाद लेता है और सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत होती है। जब विपक्ष इस तरह से बर्ताव कर रहा है तो सदन के लोगों को चाहिए, सरकार को चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी और असेंबली पर विराजित लोगों को चाहिए कि सदन की गरिमा बनाने के लिए वो काम करें। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, असेंबली पर बैठे लोगों की है और सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों की है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अभी तो ये स्थिति है राजेश सर, जो आपने सुना, चाहे गौतम दादा हो, प्रकाश जी हो, ये और जो प्रकाश जी कह रहे हैं कि क्या स्वाद्रता, और अब तो यहाँ तो ये हो गया कि आप सरकार तक बाद में पहुंचिए, पहले तो आसंदी को भेद के दिखाइए। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती आसंदी से लड़ना हो गया है। वो इशू तो बाद है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे पूरा माहौल गर्माता है और वो किसी ना किसी तरीके से सदन स्थगित बार बार, अब आसंदी के द्वारा जो व्यवस्था है उसको लेकर बार बार स्थगित हो रहा है। ये बड़ी अजीब सी स्थितियां देखने को मिल रही है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग पहले देखते थे कि वो कुचलने या करने के लिए पूरी की पूरी सबको बाहर कर दो, अपने स्तर पर सब कर लो। अब एक जो विपक्ष को कुंठित करने का एक नया तरीका है, हमें मुद्दों पर चर्चा होने ही नहीं देना है। क्या कहिएगा कि इनसे क्या उम्मीद अब हो सकती है कि वो कोई स्वाद्रता दिखाएंगे? वो तो प्योरली सब कुछ पार्टी है, पार्टी के तहत सब चल रहा है। वहां सिर्फ एक जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर लिखा रहता है, ये मुख्यालय, राष्ट्रीय मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय, वैसी स्थिति बची है, बस वहां वो लिख दिया जाए। राजेश जी। देखिए, देश ने गुजरात मॉडल को चुना है, तो ये गुजरात मॉडल है जो आप अभी संसद के अंदर देख रहे हैं। 2002 के बाद गुजरात की जो यहाँ की विधानसभा में इसी तरह से जो है सदन चलता है। 3 दिन 4 दिन बहुत छोटे से सब अवधि के लिए, जैसे बुलाना पड़े इसलिए सदन बुलाया, इसी प्रकार से सदन को बुलाया जाता है। 0 आवर्स वाला जो है वो क्राइटेरिया ही निकाल दिया गया है। यहाँ तक तो यहाँ तो ये है कि ये लाइव जो रिकॉर्डिंग है, वो लाइव रिकॉर्डिंग भी बंद हो गया है। विधानसभा के अंदर की कार्यवाही जो है वो बाहर पता नहीं चलती, वो प्रेस के माध्यम से दूसरे दिन आपको पता चलती है। और उसका कारण भी ये है कि जब ये लाइव प्रसारण हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता वो सदन के अंदर पॉर्न फिल्म देखते हुए प्रेस गैलरी में से किसी पत्रकार ने जो है वो उसकी फोटो निकाली थी और फिर प्रेस में सब चली थी, ये आरोप लगे थे उन पर। उसी दिन से जो है इन लोगों ने प्रेस को भी वहां पर प्रतिबंधित कर दिया है और जो है रिकॉर्डिंग को भी बंद कर दिया है। यहाँ पर भी जब जब विपक्ष आवाज उठाता है तो सारे विपक्ष को सस्पेंड कर देना या सदन से बाहर कर देना, ये सारी जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो सारी चीजें गुजरात के अंदर बहुत पुरानी हो चुकी है। इसलिए मैंने कहा ये वही गुजरात मॉडल है। देखिए, घर परिवार कैसे चलेगा, बच्चे जो है किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, किस प्रकार की संस्कृति घर के अंदर रहेगी, वो सारी चीजें बड़ों पर निर्भर होती है। बड़े किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस प्रकार की मर्यादा का पालन करते हैं, किस प्रकार के सिद्धांत, मूल्य, आदर्श, ये सारी चीजों को साथ में लेकर चलते हैं। वो देखकर जो है जो नया संसद के अंदर आता है वो सीखता है और उसी प्रकार से जो है वो सदन आगे बढ़ता है। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर हमने जिस प्रकार की भाषा सुनी है, गाली गलौच भी हमने इस सदन के अंदर सुन ली है, और उसके बावजूद भी जो है सदन के सारे सदस्यों को एक साथ मिलकर उस भाषा के खिलाफ जो है अशोभनीय जो बात की है उसका प्रस्ताव पारित करना चाहिए और कहना चाहिए कि जो भी संसद के अंदर बोला वो हमारे पक्ष का हो, आपके पक्ष का हो, इस प्रकार की भाषा का निषेध करते हैं। ये होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ऐसे लोगों को जो है राजनीतिक तौर पर प्रमोट किए जाते हैं। तो इससे ये लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो इससे हमारी राजनीति चमकेगी। अब आप देखिए, गवर्नर बनाए जाते हैं तो गवर्नर को जैसे फोन जाता है सुबह 5 बजे शपथ दिला दो तो 5 बजे शपथ दिला देता है, राष्ट्रपति को 12 बजे फोन जाता है ये करना है तो वो हो जाता है। तो सारे संवैधानिक पदों पर ऐसे ही लोगों को बिठा दिया गया है। और अभी जो धनखड़ जी कर रहे हैं वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, वो सदन की सेवा तो कर नहीं रहे। इसीलिए मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे प्रकार के लोगों को संवैधानिक पद पर बिठाया जाता है जो हाँ में हाँ मिलाए, जो उनके एजेंडा पर चले, जिनको रात को बोला जाए कि भाई ये दिन है तो वो दिन कह दे, दिन को कहा जाए रात हो तो रात कह दे। इसी प्रकार के लोग जो है
और इसीलिए जयराम रमेश जो कह रहे हैं कि आप प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं, यानी कि एक योजना के तहत आप काम कर रहे हो और योजना के आप हिस्सेदार। बहुत बड़ा आरोप है ये, चेयर के सामने बहुत बड़ा आरोप जो है वो पारित किया है। और किसी को सहज थोड़ी सी भी शर्म हो, लिहाज बाकी हो, तो इस प्रकार का अपने खिलाफ प्रस्ताव आए। हमने बहुत बार इससे पहले भी देखा है, ऐसा नहीं है कि डेडलॉक नहीं होता था, डेडलॉक होता था, लेकिन सीनियर लोग बैठते थे, अध्यक्ष की चैम्बर के अंदर मीटिंग होती थी, डेडलॉक टूट जाता था और सदन जो है चलता था। सदन में कोहराम भी नया नहीं है, वो भी होता था। लेकिन इस प्रकार से और क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है, उस पॉइंट पर हम आए तो अदानी के नाम पर आपको बहस नहीं करनी, आपको मणिपुर के नाम पर आपको जवाब नहीं देना है, आपको संबल में जो हो रहा है उसमें क्या है, ये पक्ष का क्या गुनाह है, सामने वाले पक्ष का क्या गुनाह है, वहां की सरकार है उन्होंने जो कार्यवाही की है वो किस प्रकार की कार्यवाही, ये उसके जो जवाब सुनना चाहते हैं। अगर सरकार मानती है कि अदानी जो है वो बिल्कुल प्रामाणिक है, ईमानदार है, तो उनको कह देना चाहिए चलो भाई एक दिन कर लेते हैं हम चर्चा। आप बोलिए कितने घंटे चर्चा करनी है, 3 घंटे करनी है, 4 घंटे करनी है, 5 घंटे करनी है, उसके बाद जो है सदन के अंदर सारे जो बिजनेस है वो सुचारू रूप से चलेंगे। आपको मणिपुर पर चर्चा करनी, चलो बैठते हैं कर लेते हैं चर्चा। चर्चा के लिए तो ये पंचायत है, सबसे बड़ी देश की पंचायत है किस लिए, वरना फिर यही करना है, फिर हम हिसाब लगाएंगे कि इतने घंटे का इतना खर्चा हो गया। तो फिर आपने जो है ये पुरानी संसद थी उसमें से इतनी बड़ी संसद बनाई है, इतना खर्चा किया है, और उसमें अगर कोई चर्चा नहीं करनी है, आप चाय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, आप टपरी पर जो है तो टपोरियों के साथ चर्चा कर सकते हो, लेकिन देश के चुने हुए जो लोग हैं, जो सदन के अंदर आए हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने अपने इलाके की जो समस्या है वो आपको एड्रेस कराना चाहते हैं, आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि देश के किस कोने में क्या हो रहा है और उस पर सरकार का क्या जो है वो दृष्टिकोण है। तो अगर आपको चर्चा नहीं करनी तो भाई ताला लगा देना चाहिए संसद को। तो सवाल ये है कि फिर तो चुनाव की भी कहाँ जरूरत है, अगर एक पक्षीय पूरा जो सारी चीजों को चलानी है तो भाई हम एक बिल जो है हमने सोचा है ये बिल लाएंगे और फिर हमारे पास बहुमत है उसको हम पारित करा देंगे, आप कुछ भी करो, तो फिर ये सारी व्यवस्थाओं की जरूरत। इसीलिए तो सवाल उठते हैं ना कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, और इन सारी चीजों को आप बल देते जाते हो इस प्रकार का। और बिल्कुल सही कहा प्रकाश जी ने कि सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष को जो है वो विपक्ष के साथ मिलजुल कर सदन चलाना है। तो उनको विपक्ष की जो मांगे हैं, विपक्ष की जो जायज चीजें हैं, उसमें हो सकता है कुछ चीज पर अड़ा हुआ हो विपक्ष, तो जो महत्वपूर्ण 2 चीज है वो सरकार मान ले, एक चीज उसको बोले कि चलो भाई ये बाद में हम कर लेते हैं। किसी न किसी रूप से देखिए, संवाद से तो युद्ध रुके हैं, टेबल पर जो है दो सेना के अध्यक्ष बैठते हैं और युद्ध है उसमें भी विराम हो जाता है। तो ये तो संसद है, यहाँ तो सारे चुने हुए नागरिकों के चुने हुए सदस्य है, उसके अंदर भी अगर ये तू में वाला मामला चलेगा और फिर जुबानी जो जंग चलता है उसमें जो मर्यादाओं का लोभ होता है, तो फिर आने वाले जो नए सांसद है वो यही सीखेंगे और फिर ये परंपरा बनती जाएगी। अब जैसे परंपरा बनी चुकी है कि संसद के अंदर विपक्ष जो है उसको सुनना ही नहीं है, अपनी मनमानी करनी है। आप रेडियो पर तो मन की बात कर सकते हो, यहां पर नहीं कर सकते। इतना अंतर है, ये समझना चाहिए। और अगर ये नहीं हो रहा सत्ता पक्ष से, तो उसमें जो है अंपायर की भूमिका के अंदर अध्यक्ष है, उनको जो है दोनों पक्ष को साथ में बिठाकर उसको सुचारू रूप से चलाना है। उसके अलावा हो यह रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुझ पर आरोप जो लगाना है वो आपने लगा दिए हो तो अब चर्चा करो, यानी कि आप उनके लिए कुछ भी बोल रहे हो, उससे उनको बिल्कुल जो है शर्म नहीं है। वो यही समझ रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, और वो अपने तरीके से सही समझ रहे हैं, क्योंकि उनको जो बोला गया है वही वो कर रहे हैं। लेकिन जो संविधान बोलता है वो चीज वो नहीं कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो अंपायर की भूमिका है, केपी सर आप सुन रहे थे, हम तो वही, हमें ध्यान आता है, अगर हम क्रिकेटी भाषा में याद करें तो एक दौर था, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच खेला करते थे, तो एक खिजर हयात बड़े चर्चित अंपायर थे, इनको लेकर शकूर राणा, खिजर हयात, बहुत सारे की जिनको लेकर बड़ी मीमांसाएं होती थी। आज उसी कुछ भूमिका में है। और दूसरा ये है सर, केपी सर,
कि क्या ऐसा तूफान हो जाएगा? करना तो सरकार को अपनी मन की है, क्यों नहीं चर्चा होने देना चाहते किसी भी मसले पर? अब आप बताइए कि आप वो मोदी जो है इधर अडानी वर्सेस राहुल चल रहा था, अडानी वर्सेस सोरेस कर दिया, मोदी वर्सेस सोनिया हो गया। क्यों, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? और क्या इसके साथ साथ क्या आप, मुझे लगता है कि सत्र जो भूमिका स्थिति पैदा हो रही है शायद नहीं चल पाएगा, वो जो निश्चित तिथि तक है उसके पहले जो कुछ रफा दफा होकर मामला खत्म हो जाएगा, ये भी माना जाए? केपी सर। देखिए संजीव जी, मैंने प्रकाश जी को भी सुना और राजेश जी को भी सुना। प्रकाश जी ने कहा है कि भाई सिद्धांतवाद होना चाहिए और संसद को चलाने की जिम्मेदारी जो है, दोनों सदनों को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार की तो बहुत सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो नहीं निभा रहे। आप उखाड़ लीजिए, क्या उखाड़ेंगे आप, क्या करेंगे आप? वो तो बेशर्मी पे उतरे हुए हैं। ये हम बात करके हम अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोमनाथ चटर्जी के टाइम से थोड़ा बारीकी से चीजों को देखना शुरू किया है। वो उस तरह के लोग थे, अगर कोई इस तरह का हंगामा चल रहा है तो अपने चैम्बर में बुला के दोनों लोगों से बात कर लेते थे कि भैया दोनों का हंगामा हो गया, दोनों की ड्यूटी लग गई है, आपका मैसेज आपके लोगों को चला गया, अब सदन को चलने दीजिए। और वही परंपरा हमने बाद में देखी है। सबसे ज्यादा हंगामा भारतीय जनता पार्टी करती थी, वाजपेयी की गवर्नमेंट हो, चाहे उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो तमाम मामले आप ले लीजिए, 2G का, कोल घोटाला, ये भारतीय जनता पार्टी संसद को नहीं चलने देती थी। और तब ये होता था कि भाई आपका हो हंगामा हो गया, अब सदन को चलने दीजिए। और उसमें स्पीकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि जिस प्रकार से आज ये टूल बने हुए हैं सरकार के, ये चाहे आप लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए नाटक कर रहे हैं, या उसको कह रहे हैं नायिका, ये नायक और नायिका हैं, ये उस भूमिका में है। जो इनको स्क्रिप्ट लिख कर दे दी जाती है उसको ये पढ़ देते हैं। ये उससे भी 1 इंच ना उधर चल सकते हैं ना इधर चल सकते हैं। आका कौन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और क्यों अडानी पे वो बहस करने दें? क्या होगा अडानी पे बहस करने से? अभी ये क्या चाहते हैं कि देखिए देश के किसान हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। दूसरा जो विपक्ष है ये देश का दुश्मन है, ये हम देश में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और ये सदन को नहीं चलने देने चाह रहे हैं। इसलिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा करो और विपक्ष को आम जनता के और अपने अंधभक्तों के द्वारा ऐसा विलन बना दो जनता के सामने कि लोग कहें वाह देखिए मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं और ये विपक्ष वाले चलने ही नहीं दे रहे हैं। राहुल तो पप्पू है, ये अखिलेश कहां से आ गया, ये दूसरे शिवसेना वाले क्या बोल रहे हैं? तो ये एक मैसेज उस तरह से देना चाहते हैं जनता को। सदन चलाना चाहते ही नहीं है वो। आप क्यों सोच रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है या सरकार चलाना चाहे? वो तो खुद ही नहीं चाहते। आप देख लेना, अगले हफ्ते तक सदन है लेकिन अगले हफ्ते चलेगा नहीं, इसी हफ्ते सैनिटाइज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना मैसेज दे दिया। अपने जो बिल पास कराने थे, जो करना था उनको कर लिया, उनको सुनना ही नहीं है विपक्ष का। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को याद करिए, वाजपेयी जी का वो भाषण हम सब लोगों को याद है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं। वाजपेयी जी को सिर्फ 1 वोट चाहिए था, 1 वोट से उनकी सरकार गई थी। उन्होंने कहा अगर मुझे इस तरह करना हो, भ्रष्टाचार और बेईमानी से मुझे जीतना हो तो मैं उसको चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, और उनकी सरकार चली गई थी। ये तो थोड़ा बहुत सिद्धांत हम लोगों ने देखा था संसद में। आज आप सिद्धांतवाद की बात करते हैं क्या? आपको कहां सिद्धांतवाद दिख रहा है? 50,000 रुपए की गड्डी की बात आप सदन में कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अत्याधुनिक आपने पार्लियामेंट बनाई है, सीसीटीवी वहां पे लगे हुए हैं, फिश आई एक कैमरा होता है, अगर आपको जानकारी नहीं मैं बता दूं, एक फिश आई कैमरा होता है जो वाइड एंगल उसमें लगा रहता है और वो एक एक मतलब जगह को कवर करता है सदन की। 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती है, उसमें आप 1 सेकंड में देख सकते हैं कि कौन आया, कौन रख के गया, क्या गया, और कौन सा इतना बड़ा तूफान हो गया था इसमें। अगर अभिषेक मनु सिंघवी ही कहते हैं भाई मेरे बैग से मेरे पैसे निकल के गिर गए थे, लाइए दीजिए, तो विवाद ही खत्म हो गया। अरे कोई इलीगल काम थोड़े हो, 50,000 रुपए लेके कोई भी चल सकता है, 40-45 हजार तो आप विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम से। तो ये कौन सा, लेकिन आपको बहाना चाहिए था एक नई चर्चा छेड़ने की जनता में, और एक नया मुद्दा चाहिए था आपको हाउस को एडजर्न करने का, वो उन्होंने कर लिया और हम और आप उस पर बैठ के यहाँ बहस कर रहे हैं। उन्होंने हमें काम दे दिया, तो इसलिए वो जो चाह रहे हैं उसी तरह से नचा रहे हैं लोगों को, जनता को, सदन को, अपने तरीके से वो लोग चला रहे हैं।
तो इसलिए कोई भी सिद्धांतवाद की बात करना, कोई भी इस तरह की बात करना यहाँ बेमानी है। और जो आप बात करते हैं धनखड़ जी की, धनखड़ जी किसान समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। आपको याद होगा एक सांसद ने उनकी मिमिक्री कर दी थी बाहर, सदन के बाहर आके, तो उनका बड़ा अपमान हुआ था। उन्होंने कहा था कि देखिए मैं किसान पुत्र हूँ, मैं जाट समाज से आता हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मेरा बहुत अपमान हुआ है। उनका अपमान उस दिन नहीं हुआ जब वो 13 महीने किसान बैठे रहे बॉर्डर पे और 750 से ज्यादा किसान मर गए, तब उनका अपमान नहीं हुआ, एक वर्ड उनके मुंह से नहीं फूटा। जब वो जाट समाज की बेटियां जंतर मंतर पे पुलिस उनको बूटों से कुचल रही थी, तब उनका जाट समाज का अपमान नहीं हुआ, तब उन्होंने 2 वर्ड नहीं कहे मीडिया को बुला के। तो आज उनका बड़ा अपमान हुआ था। अब आप उनका देखिए कि जिस तरह से स्क्रिप्ट लिख कर दी उनको कि मंत्री के सामने आपको इस तरह का अभिनय करना है, और उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा अभिनय मुंबई में किया। मुंबई नगरी में मुझे लगता है कि कई बार अगर आप मुंबई जाते हैं तो समुद्र के किनारे जाके आपको शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की आत्मा भी प्रवेश कर जाती है आपके अंदर, और शायद वो इनके अंदर शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की आत्मा प्रवेश कर गई और इन्होंने बड़ा अच्छा वहां पे अभिनय किया और खूब डांट लगाई शिवराज चौहान को। शिवराज चौहान हैरान हो गए, अरे भाई मुझे तो 2-3 महीने हुए मंत्री बने, मुझे तो अब तक समझ में भी नहीं आया कौन से बिल थे, क्या मामला था किसानों का। और देखिए 2 दिन बाद फिर सदन में क्या हुआ, वो किसानों के मसीहा बन गए शिवराज। सिंधु बॉर्डर पे क्या हो रहा है वहां भी, तो अभी तो जारी है ना, वहां कहाँ घुसने दिए? नहीं, सिंधु बॉर्डर की याद उनको नहीं आएगी ना, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पे जितने लोग बैठे हैं वो तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, वो तो सब उनका, वो तो अभी दिल्ली आ जाएंगे, दिल्ली बंद हो जाएगी, आम जनता को परेशानी हो जाएगी, तो परेशान करने वाले लोग हैं। कितना बड़ा काम हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है। अगर आप बॉर्डर देखें, आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर इतना मजबूत नहीं मिलेगा जितना आज हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर बना हुआ, जहां किसान बैठे हुए हैं। एक और जोड़ दीजिए, तो यूपी का बॉर्डर भी ऐसे ही है, वहां भी आपको संभल जाना है तो आपको नोएडा में नहीं, यूपी के बॉर्डर पे तो इन्होंने अपने क्रांतिकारी लोग भेज दिए हैं, जिन्होंने डाइवर्ट कर दिया उन किसानों को, नहीं दिल्ली जाने से फायदा नहीं है, आइए चले जरा लखनऊ चला जाए। इन्हीं के बीच में इन्हीं के लोगों को भेज दिया। राहुल गांधी जाना चाह रहे थे तो वो भी बॉर्डर वहां सील था, वो मैं उसकी बात कर रहा था। संभल जाना नहीं, देखिए राहुल गांधी संभल जाके क्या करेंगे? अब संभल में तो जो होना था, जो करना था, कर चुके हैं वो तो वहां, वो इतना ही तो उनको करना था, इससे ज्यादा उनको करना नहीं था। अभी वो दूसरा संभल करेंगे, उसके बाद मथुरा करेंगे वो। अगर आपको इस सीरियस इश्यू पर सुनना है, आप चाहते हैं संजीव जी, तो आपको थोड़ा सा 86 में जाना पड़ेगा, आपको 87 में जाना पड़ेगा, जब भूमि पूजन हो रहे थे, शिला पूजन हो रहे थे और अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां चल रही थी। अब आप मान के चलिए कि ये मथुरा के मंदिर की तैयारियां चल रही, और अभी इस तरह की घटनाएं और होंगी, क्योंकि मैं आपको मथुरा पहुंचना है, और मथुरा पहुंचने का मकसद खाली ये नहीं है कि मथुरा का मंदिर बनाया जाए। एक बहुत बड़ा टारगेट वहां पे है कि मथुरा में जो कृष्ण मंदिर है, और कृष्ण भगवान के जो वंशज यादव अपने आप को बताते हैं, आज यादवों की पार्टी बड़ी टक्कर दे रही है उत्तर प्रदेश में, उसको भी नेस्तनाबूद करना है। तो वो ऑटोमेटिकली नेस्तनाबूद हो जाएगी जब आप जय श्री राम की जगह जय श्री कृष्णा शुरू करेंगे और कहेंगे कि ये तो आप ही के भगवान हैं, आप इनके मंदिर पर मस्जिद चढ़वा रखी है आपने, तो इसका क्या करेंगे? तो आधे यादव टूट के भाजपा में जय श्री राम की जगह जय श्री कृष्णा बोलने लगेंगे, तो पार्टी भी खत्म हो जाएगी और मंदिर भी बन जाएगा, और 10 साल भारतीय जनता पार्टी की फिर बम आने वाले टाइम में। जैसे आपने 25 साल फसल बोई थी अयोध्या में, खूब काटी है हरियाली की फसल, अब फसल कट गई है, वहां पे अन्न घर में आपके आ गया है, अब नई फसल मथुरा में बोई जा रही है जो अगले 20 साल भाजपा काटेगी। तो वो अपने तरीके से चीजों को चलते हैं, उसको पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, उनके अपने एजेंडे हैं, उनकी अपनी एक कंपनी चल रही है, ये सरकार नहीं है, ये कंपनी चल रही है, और उस कंपनी के कोई सीईओ हैं, कोई मैनेजर हैं, कोई प्रबंधक हैं, कोई अधिकारी हैं, वो सब अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं। जो नहीं कर पाते उनको हटा दिया जाता है। अब आप देखिए कितने क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बनाए हैं आपके मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, इनके पास मुख्यमंत्री बनाने लायक को लोग थे नहीं। जो आपके एक मुख्यमंत्री हैं कि स्टेट के, उनसे पूछते आपका राष्ट्रीय पशु क्या है, बोला ऊंट है, और उनका शकल भी ऊंट जैसी दिखती है कई बार। तो ये इस प्रकार के मुख्यमंत्री आपको चाहिए। 7 से 8 बार के आपसे लोकसभा जीते हुए सांसद आपकी पार्टी में है, लेकिन आपको राज्यसभा के क्रांतिकारी लोगों को लाके आपने केंद्र में मंत्री बना रखा है, 3 बार से मंत्री हैं, 2 मंत्रालय लेके बैठे हुए।
तो आपको तो वो चाहिए। तो आप सरकार या पार्टी थोड़े चला रहे हैं, आप तो कंपनी चला रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कंपनी चल रही, कंपनी फिर जब अपने लोगों को ही जब नहीं मौका दी तो विपक्ष को कैसे देगी? दादा मैं पूछ रहा था, आप खासकर अभी नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि इंडिया ब्लॉक बिखर गया है और वहां अब एक सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा कि वो चल रहा है कि अब अडानी वर्सेस सुरेश हो गया है, मोदी वर्सेस सोनिया जी हो गया है कि वो जो है वो देशद्रोही, और देशद्रोही है तो आप सजा दीजिए, कार्रवाई करिए, सीधे नहीं करते हैं। और ये जो इंडिया ब्लॉक बिखर रहा है, टूट रहा है, कहीं निकल कर आ रहा है कि ये जो ममता जी हैं वो चाहती हैं उनको बागडोर मिल जाए। सब पर आपकी टिप्पणी दादा गौतम जी। देखिए, विपक्ष का जो अभी जो हाल देख रहा है, तो कारण हाल ही में जो विधानसभा चुनाव कुछ हुआ था उसमें जैसे कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर उनका घटक दल का जो हार हुई है, इसके कारण थोड़ा बहुत ये हार के बाद हर टाइम एक खलबली मचते है विरोधी कैंप में। तो ये है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा, क्योंकि सबका अस्तित्व का सवाल है। अगर अलग होके फायदा क्या होगा? फायदा तो नहीं है। देखिए, आज ही जो मैंने कहा आपको, ये बात सही है कि अदानी के इशू पे समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी का पार्टी एक नहीं है, वो नहीं चाहते हैं। लेकिन जिसके वो आप इशारा कर रहे थे कि मुद्दा घुमा दिया गया है, आज पार्लियामेंट का माने इसमें पार्लियामेंट का जो बाहर है, हाउस के बाहर, आपने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, कि आज दो कांग्रेसी नेता को, एमपीज को, एक के ऊपर मोदी का, आपका मोदी का मास्क, दूसरे के ऊपर अदानी का मास्क देखा तो था। लगा के, और उसका खुद इंटरव्यू ले रहे हैं राहुल गांधी। जी जी राहुल देखा। गांधी आज बन गया पत्रकार, पत्रकार जी बन के उनके इंटरव्यू ले। तो इशू अदानी और मोदी है। ये कांग्रेस चाहते हैं कि अदानी मोदी इशू है। जितना भी लोग को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं वो अलग बात है, पर कांग्रेस के लिए अदानी और मोदी सेम है, यही उनका मुद्दा। इसीलिए वो जानबूझ के आज ये दिखाया, वो किया। दूसरी बात जो है कि सचमुच जैसे कांग्रेस कमजोर हुआ विधानसभा चुनाव में, इसके लिए बाकी विरोधी दल में लगता है कि कोई हमें, अगर सबसे पहली बात है कि ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन में अभी तो निकल गया था ना, खुद घोषणा करके। अभी तो इंडिया गठबंधन में है, आप मानते हैं इंडिया गठबंधन का एक पुराना घटक दल, बट अभी फॉर्मली इंडिया गठबंधन का कोई मीटिंग भी नहीं हुई और उसमें वो शामिल भी नहीं हुई अभी तक। नहीं भी कहा है कि इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन का तभी आता है कंडीशनल कि उसको अगर लीडरशिप दिया जाता है, तो ये विरोधी दल में ये चलेगा। लेकिन सबसे अगर जो बाकी जो मुद्दा आपने बाकी जो डिस्कस किया, एक तो है कि ध्रुवीकरण भी बीजेपी के पास एकमात्र मुद्दा है, उसी से ही वो सोचते हैं कि चुनाव जीतते हैं। लेकिन लोकसभा में कामयाब नहीं हुआ था, विधानसभा में कामयाब होते हैं इसी मुद्दे पे। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, इसीलिए मथुरा वगैरह से इशू अभी सामने आएगा और जोरदार तरीके से आएगा। कोशिश करेंगे डेफिनेटली, निश्चित तौर पे। लेकिन इस समय मेरा तो कहना यह है कि अगर अपोजिशन कुछ अपना पर्सनल ईगो में अगर रहेंगे तो ये बीजेपी के लिए फायदा है और फायदा हो जाएगा। तो धनखड़ के इशू में कम से कम सब इकट्ठा हुई है, ये एक बड़ी पॉजिटिव सिग्नल है। अर्थात इशू ऐसे अपोजिशन को ढूंढना चाहिए जिससे मैक्सिमम यूनिटी हो। सब पार्टी का एक ही इशू होगा ये नहीं भी हो सकता है, अलग अलग इशू हो सकते हैं। लेकिन जैसे किसानों का मुद्दा है, इस इशू पे तो इकट्ठा होके करना चाहिए। दूसरी बात है कि अभी पार्लियामेंट चलेगा कि नहीं चलेगा कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि नहीं चलाना चाहते हैं शायद, क्योंकि वो संविधान के ऊपर चर्चा अपोजिशन को देना नहीं चाहते। अपोजिशन जो कहेंगे संविधान के, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे आज कहा पार्लियामेंट का होता हुई है, अभी तो होगा कि संविधान की हत्या हो रहा है। एक बार राहुल गांधी बोल भी चुके। पहले जो हमने जो सरकार देखा, पहले जो बीजेपी का सरकार भी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले कांग्रेस सरकार, बाद में ये सरकार और विरोधी दल का बीच में बातचीत होता था कंटिन्यूअसली। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो कि बड़े सीनियर लीडर हो, यूपीए 10 साल तो हमने देखा कि प्रणब दा को कहा जाता कि मैन ऑफ कॉन्सेंसस, ये चाणक्य कहा जाता था। इसलिए वही थे असली चाणक्य, सबको मिला के बहुत सारे इशू, जैसे लोकपाल विधायक लेके इतना झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, फाइनली लोकपाल विधायक पास हुआ। कंसेंसस कंसेंसस बनाने का जो एफर्ट वो होना चाहिए सरकार की तरफ से।
लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कॉन्फ्रोंटेशन ही है इनका एकमात्र स्ट्रैटेजी। जानबूझ के वो ट्रैप तरीके है, नहीं तो कन्फ्रंटेशन करते हैं। कंसेंसस बनाने का कोई आज तक तो प्रधानमंत्री अलग से विरोधी नेता के साथ बात क्यों नहीं कर रहे, अलग से कैसे सुझाव दीजिए, कैसे हाउस चल सकते हैं, इस तरह का संवाद, क्योंकि वो एक एरोगेंट सोचते हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे। बात अगर नहीं करेंगे, संवाद से ही चलता है संसदीय लोकतंत्र। बिना संवाद से डेमोक्रेसी खत्म होता है, ऑटोक्रेसी आ जाता है, जो हम भुगत रहे हैं। धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बहुत दादा, बहुत थैंक यू दादा। राय सर सुन रहे थे आप, वो नहीं चाहते ना, वो बिल्कुल उनकी मंशा ही नहीं है, उनकी तो मंशा यही है। लेकिन विपक्ष मुझे लगता है कि ज्यादा कामयाब है अडानी के मसले पर और भी मुद्दों को यदि चर्चा हो जाती तो एक दिन, 1.5 दिन में, 2 दिन में सब समाप्त हो जाता, इशू चला जाता। जिस तरीके से, जैसे अभी कहा दादा ने, हम देख रहे थे वो आज राहुल गांधी का इंटरव्यू, वो ज्यादा सुर्खियों में बटोरा और वो जनता के बीच में बना हुआ। और आप नहीं करिएगा सदन में चर्चा तो ठीक है, मत कराइए, आप बचते रहिए। लेकिन लोगों के मन में, लोगों के मस्तिष्क में तो वो निरंतर बढ़ते चले जाने में शायद विपक्ष कामयाब हो रहा है। यही स्थिति हो रही है ना, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये स्थिति है। अगर सरकार के पक्ष के ये है कि हमें कोई चर्चा नहीं कर दी, हमारी मनमर्जी से सरकार चलानी है, तो विपक्ष बिल्कुल ठीक कर रहा है। इतना जो है मीडिया वो अदानी के मामले पर विपक्ष को कब जो है कवरेज देता था। अब सदन नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, तो उसका जो रीजन लोगों के सामने जा रहा है, तो उसमें स्पष्ट है कि भाई अदानी के मुद्दे पर चर्चा मांग रहे हैं ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो है मणिपुर पर जवाब मांग रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। ये संबल पर जवाब मांग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। तो ये तो बिल्कुल सही है कि सरकार के पास अगर जवाब होता तो वो चर्चा से भागती क्यों। और फिर जो नए नए कैरेक्टर लाके रख देते हैं सामने, वो स्वराज का हो या विदेशियात का हो, ये सारी चीजें, तो पब्लिक को ये भी पता है कि ये 2G 3G 4G जीजाजी सारा कुछ कर लेने के बाद इन लोगों ने क्या उखाड़ लिया है। उनका नेशनल हेराल्ड केस में क्या उन्होंने निकाल के इन लोगों को जेल में डाल दिया है। राहुल गांधी पर कितने केस लगाए हुए हैं, किस केस में क्या हुआ है। कल ही हमारा जो संजीव भट्ट साहब, जो गुजरा का सच जिनके पास था, उनको जेल में बंद कर दिया था। पोरबंदर के एक केस के अंदर इतने सालों के बाद कोर्ट ये कहती है कि चार्जशीट के अंदर एक लाइन भी ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई बात उसमें साबित हो। सालों से जेल में, अभी तो और बहुत केस है। ये तो एक केस से बरी हुई है, हो सकता है वो जिंदगी भर जेल में रहे, लेकिन लड़ रहे हैं। तो विपक्ष का काम ये है, अगर सरकार ये चाहती है कि हम तानाशाही रवैया अपना कर अपनी मर्जी से सदन को चलाएंगे, तो उनको विपक्ष है इस लोकतंत्र के अंदर, और विपक्ष की भूमिका है, उसको आपको महत्व देना पड़ेगा। वो बार बार जो है उनको याद कराना पड़ेगा। तो याद कराने के लिए क्या करेंगे, ये यही कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। संसद के अंदर और क्या तरीका होता है लोकतांत्रिक तरीके से, और क्या कर सकते हैं। वहां पर धरने पर बैठ सकते हैं, वहां पर जो है उसको सिक्योरिटी उठा के उनको बाहर फेंक देंगे, इतना ही कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है विपक्ष की तरफ से वो सारी चीजें ये कर रहे हैं। और उसमें भी उनकी जो बिल्कुल सही है, उनकी मंशा जो है वो यही है कि जो संविधान पर चर्चा होनी है वो चर्चा भी किसी न किसी तरीके से टल जाए। क्योंकि अगर स्वस्थ बहस होती है, तंदुरुस्त तरीके से जो अगर चर्चा होती है, तो उनको पता है कि तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर ये लोग कहीं पर टिकने वाले नहीं है। उनको यही न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे निशिकांत दुबे जैसे जो है प्यादे, वही उनको चलना पड़ेगा। रमेश विदुड़ी जैसे प्यादे ही उनको चलने पड़ेंगे, जिससे जो है सदन के अंदर बहस दूसरी दिशा के अंदर चली जाए। तो लोग दोनों तरफ से देख रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं। अगर विपक्ष ये नहीं करता तो लोग कहते हैं कि भाई इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, विपक्ष ने क्या किया। तो विपक्ष सड़क पर आंदोलन करने जाता है तो वहां पर जो इनकी गिरफ्तारियां हो जाती है, वो किसी इश्यू पर उस घटनास्थल पर जाकर वहां के पीड़ितों से बात करना चाहते हैं, वहां तक जाने नहीं देते, तो विपक्ष को जो है सही चीज पता कैसे चलेगी और जनता के सामने वो बोलेंगे क्या। तो सही चीज पता चले उसी के लिए ये चर्चाएं सारी होती है। उस चर्चा के अंदर, लेकिन मैंने कहा ये गुजरात मॉडल है, गुजरात के अंदर सालों साल से ये होता आया है, और यही मॉडल जो है वो अभी देश के अंदर लागू है कि भाई ये सिंबॉलिक प्रतीकात्मक संसद चलेगी, और जो है उसमें जितने उनको काम करने हैं वो काम करके फिर वो निकल जाएंगे, फिर कहेंगे हम तो चर्चा कराना चाहते थे। विपक्ष जो है वो कोहराम मचा रहा था, हुड़दंग कर रहा था, लेकिन उसमें
अपना अपना वाला जो हिस्सा है वो भूल जाते हैं। उन्होंने कब हुड़दंग नहीं किया है, किस प्रकार से सदन को जो है वो इसी प्रकार से जो है उन लोगों ने ये सारी चीजें की थी। लेकिन सीनियर लोग थे सारी पार्टियों के अंदर और वो संजीदा लोग थे, वो बैठते थे। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी परिवार के अंदर किस प्रकार का माहौल रहेगा वो बड़ों पर निर्भर है। यहाँ पर जो शासक पक्ष के बड़े हैं उनकी भाषा हम सड़क पर भी सुनते हैं, संसद के अंदर भी सुनते हैं। वही चीज उनके सदस्य सुनते हैं और समझते हैं कि ये बोलकर अगर प्रधानमंत्री के पद तक जाया जा सकता है तो हो सकता है कल भी हम वहां तक पहुंचे। अगर लोगों को यही पसंद है, यही मानते हैं वो लोग, और इसीलिए चर्चा का स्तर भी निम्न होता जा रहा है, भाषा का स्तर भी निम्न होता जा रहा है। लेकिन किसी न किसी को तो जो है उसमें ये टॉर्च ये अंधेरे के अंदर चालू करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि भाई ये सदन इसी के लिए है। फिर ठीक है, अभी बहुमत है तो जो चाहे वो लोग कर ले, लेकिन विपक्ष इससे ज्यादा मैं समझता हूं कुछ कर नहीं सकता इस स्थिति के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा प्रकाश सर, और मैं केपी सर दोनों से ही पूछना चाहूंगा। ठीक है, ये जो प्यादे हैं, जो भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस तरीके से पेश आ रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो इनके मोदी कैबिनेट के सदस्य जिस तरीके से पेश आते हैं, हम यदि वो बिहार में जो बहुत बोलने वाले मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बात करें तो वो गिरिराज सिंह जिस तरीके से पेश आते हैं, गिरिराज सिंह का बोलना, एक वो ये भी कहते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला देशद्रोह का है, फिर वो कहते हैं कि साठगांठ है। तो मंत्री तो बिना एक बहुत गंभीर, कैबिनेट का सदस्य, उसका बोलना बहुत गंभीर है। तो कार्रवाई सीधे कीजिए ना, आप क्यों आप चर्चा और सब चाहते हैं? जी आप केपी सर आप कह रहे हैं, आप बोलिए। जी जी केपी सर। मैं संजीव जी आपको बताना चाहता हूं, ये 2014 का वो दिन था जिस दिन पार्लियामेंट में के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुना गया और ये तय हो गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने भी देखा होगा, अडवाणी जी ने भाषण दिया था, वो बड़े रुआसे हो गए थे कि नरेंद्र भाई की बड़ी कृपा है। फिर मोदी जी ने भी एक्टिंग की थी रोने की, फिर गिलास पानी पिया था इन्होंने, वो तमाम चीजें। उसके बाद फिर नीचे जलपान की व्यवस्था थी और मेरे को ये गिरिराज जी टकरा गए। मैंने कहा गिरिराज जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आप अपनी शेरवानी वगैरह तैयार करवा लीजिए क्योंकि आप तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। वो बोले क्यों? मैंने कहा आप जैसे लोगों की तलाश मोदी जी को रहती है और मैं आपको 2012 से सुन रहा हूं, क्योंकि आपके पास और तो कुछ है नहीं मोदी जी को देने के लिए। लेकिन आप जो झंडा उठा के चल रहे थे मोदी जी दिन में, मुझे लगता है आप 100 से 150 बार तो बोल ही देते होंगे। आप अपनी शेरवानी तैयार करवा लीजिए। वो मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद सर 5 साल मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद सेम स्थिति आ गई 2019 की। ये इत्तेफाक है, ये कोई बहुत जरूरी, सेम स्थिति आ गई और मैंने कहा गिरिराज जी आप रिपीट हो रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। 2024 में हमारी उनकी मुलाकात हुई नहीं क्योंकि संसदीय दल की मीटिंग भी नहीं हुई तो इसलिए हम गिरिराज जी को कह नहीं पाए। तो ये जो गिरिराज जी क्रांतिकारी लोग हैं, ये आप गिरिराज जी का बैकग्राउंड चेक करिए, आप गिरिराज जी कितने बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कितनी बार के नेता हैं। मंत्री लगाए यदि सरकार में सर मैं सर समझ गया। मंत्री तो मैं पहले ही कह चुका हूं आपको। सर मंत्री का जो इंटरव्यू होता है, मैं तो आपको मुख्यमंत्री का इंटरव्यू के बारे में बता दिया। आप क्या मेरे से रिपीट करवाना चाहते हैं? मैंने बताया आपको, जो 7 बार से 8 बार से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन राज्यसभा के लोगों को आप तीसरी बार कैबिनेट में मंत्री बना रहे हैं दिल्ली में और 2-2 मंत्रालय दे रहे हैं, एक नहीं 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय। आज पेट्रोल मंत्रालय देख लीजिए सर्च करके किसके पास है, पेट्रोलियम देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, संचार मंत्रालय देख लीजिए। ये जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं ये सब क्रांतिकारी लोगों को दिए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ आप मंत्री सोचते हैं कि मंत्री को किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है, वो उस क्षेत्र का थोड़ा जानकार हो इसलिए उसको मंत्री बनाया जाता है। कृषि मंत्री किसी किसान को बनाएंगे, फाइनेंस का मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो फाइनेंस एक्सपर्ट हो, किसी हेल्थ मिनिस्टर उसको बनाएंगे जो डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में जानता हो। यहां सर ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ ये है कि कौन कितना बड़ा रबर स्टैंप है वो बनेगा। तो यहाँ बेमानी हो जाती है सारी बहस जो हम कर रहे हैं। और आप जो गिरिराज जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा सर, वो तो इससे बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं सर। दिल्ली के लोकसभा के चुनाव में कैंपेन कर रहे थे वो दिल्ली में, वो एक सुनार के यहाँ घुस गए थे, जाकर वहां पैसे बांट रहे थे। जब उनको पकड़ा प्रेस वालों ने, कहा मैं तो सोना खरीदने आया था यहाँ। अब वो दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी से गोल्ड खरीद रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली रहते हैं, वहां कनॉट प्लेस में जावेरी और पता नहीं तनिष्क के किस किस के सेंटर हैं, वहां से ले लेते हैं। यहाँ कहा सुल्तानपुरी में वो सोना खरीदने आए थे। तो सर इनके ऊपर आप बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया कि इनके अंदर आत्माएं आ गई हैं, शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की, और इनको डायरेक्टर जिस तरह का डायलॉग कहता है वो डायलॉग बताता है एक और ये बोलते हैं 3, और यहाँ जो डायलॉग 3 बोलेगा वही सुपरहिट होगा। और दूसरी तरफ जिसको बोलना चाहिए, सदन के अंदर जवाब देना चाहिए, उसको बोलते हैं एक जवाब दो, वो एक भी नहीं देता। अगर आपको स्पीकर को बोलना चाहिए, स्पीकर को बोलना चाहिए, सभापति को बोलना चाहिए, सभापति को चीजें करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जिसको बोलना चाहिए, करना चाहिए, वो नहीं करेंगे। तो सर देखिए, ऐसा है कि एक वर्ड बहुत अच्छा राजेश जी ने दिया है कि ये गुजरात मॉडल है। और मैं यहाँ अंत में एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनका नाम ही मेरे दिमाग से उतर के अभी याद आ जाएगा। वो हम लोग जी में साथ थे, मेरा ट्रांसफर जी से हुआ था बेंगलोर और उनका हुआ था अहमदाबाद। और वो अहमदाबाद जी में रहे, उसके बाद वो स्टार न्यूज में चले गए और मोदी जी उनको 2014 में अपने साथ ले आए। राजेश जी शायद जानते हो कि नाम अभी ध्यान, फिर उनका नाम था ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश सिंह को मोदी जी 2014 में मोदी जी लेके आए और हम और वो साथ में 2000 में हमारे ट्रांसफर हुए थे। तो 14 साल वो दिल्ली से बाहर रहे। वो दिल्ली के पार्लियामेंट के गलियारों से, लुटियन जोन के गलियारों से 14-15 साल दूर थे, तो भूल भुलैया हो गई थी उनको। तो पार्लियामेंट में मेरे साथ थे वो, संसदीय दल की मीटिंग में। फिर हम लोग जो है वो बोले खाना खाना है, तो हम प्रेस क्लब गए। प्रेस क्लब में हम बैठ के खाना खा ही रहे थे, तो उनके मोबाइल पे फोन आया। तो मैंने किसी का फोन आ गया होगा, तो उन्होंने कहा 5 नंबर कमरे में चलना है पार्लियामेंट में। तो मैंने कहा 5 नंबर कमरा है, तो प्राइम मिनिस्टर का कमरा है। तो बोला उनका ही फोन था, वकील का, मोदी जी का। बोला चलो आप भी। मैं कहा नहीं, मेरे ऊपर कृपा करिए, आप ही जाइए। तो मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने जब हम खाना खा रहे थे, जितने दौरान में उनके साथ था, उन्होंने ये कहा, मलिक साहब आप अगले 1 साल में देखिएगा दिल्ली का माहौल। वहां गुजरात में सारे मंत्रालय की गलियां खाली रहती हैं, दफ्तर खाली रहते हैं, एक आदमी कॉरिडोर में दिखाई नहीं देता। और हमारे यहाँ ये होता था 14 से पहले कि रेले का रेला चलता था पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 200-500 आदमी तो खामखाई घूमते रहते थे, दर्शक दीर्घा वाले गए हैं पार्लियामेंट देखने। पार्लियामेंट देखने के बाद वो घूम रहे पार्लियामेंट में। किसी ने चेक कर लिया वहां से, भाई आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? बोला पार्लियामेंट अंदर से तो मैंने देख लिया, अब मैं बाहर से देख रहा हूँ। नहीं, आप बाहर चलिए। पत्रकार का पास बना हुआ है दर्शक दीर्घा का, वो पूरी पार्लियामेंट का कोई कोना नहीं छोड़ रहा है। हम लोग प्राइम मिनिस्टर के कमरे में चले जाते हैं। ये तो मैं 2018 तक की बात आपको बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर के कमरे में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सोनिया गांधी कमरे में जाने कोई रोक टोक नहीं है। एलओपी के कमरे में जाने कोई रोक टोक नहीं थी 19 तक, 18 तक। उसके बाद सब बंद हो गया यहाँ। तो ब्रिजेश जी की बात सच हो गई। तो ये गुजरात मॉडल दिल्ली पे आज तो पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। तो जो वो शीशा दिखाना चाहेंगे वही शीशा दिखेगा, जो वो दिखाना नहीं चाहेंगे वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। आप आड़े टेढ़े हो जाओ, ऊपर नीचे हो जाओ, झांक लो, पीछे चले जाओ, कुछ नहीं दिखेगा आपको, चिंता ना करें। तो ये गुजरात मॉडल चल रहा है देश में। अब चल रहा है, कब तक चलेगा, क्या होगा? अंत में एक टिप्पणी मैं उस पर भी देता हूं, जो आपने दादा से सवाल पूछा था गठबंधन का। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन तोड़ने की, उसको प्रचारित करने की पूरी कोशिश अडानी और भाजपा की है। लेकिन मैं ये आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये इंडिया गठबंधन इन सियासी दलों का नहीं है। ये जनता के दबाव में इन सियासी दलों ने बना रखा है, और इसको तोड़ना, इसको छिन्न भिन्न करना इतना आसान नहीं होगा। जो थोड़ी भी होशियारी कोई सियासी दल दिखाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं प्रकाश सर, आप फाइनल टिप्पणी कर दीजिएगा कि गुजरात मॉडल की जो बात हो रही है, गुजरात मॉडल में क्या विपक्ष फंस गया कि विपक्ष ने गुजरात मॉडल को ध्वस्त कर दिया है? आपकी टिप्पणी। गुजरात मॉडल जिस तरह चल रहा है उसमें विपक्ष को परेशानी जरूर है, लेकिन
ध्वस्त तो इसमें सरकार ही होगी संजीव जी। एक और बात राजेश जी की बात में जोड़ना चाहूंगा कि जो गुजरात मॉडल है हमारे मध्य प्रदेश में भी वही चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी गुजरात मॉडल ही चल रहा है विधानसभा में, जहां केवल मुख्यमंत्री ही सरकार है और बीजेपी के नेता ही अल्लाह ताला है। संजीव जी बिल्कुल ठीक वो इसीलिए है कि 2014 के बाद की जो बीजेपी है वो मोदी बीजेपी है, तो जो गुजरात में हुआ है वही सारे प्रदेशों में होगा, वही जो है सेंटर में होगा। बिल्कुल ठीक है। ना केवल प्रकाश सर आप जो कह रहे हैं मध्य प्रदेश क्या हर राज्य में यही हाल है, जहां जहां बीजेपी है। नहीं, प्रकाश जी जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री भी एक स्पीकर होता है, पेन ड्राइव या उसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में ही है, इसलिए वो थोड़ा दिख रहा है आपको। मुख्यमंत्री आवाज कर रहा है तो आपको लगा रेडियो यहीं बज रहा दिखे है, लेकिन रेडियो का जो प्रसारण चल रहा है वो दिल्ली से चल रहा है। ऑन ऑफ वहीं से होता है। वो आपने कहा ना कि जो राष्ट्रीय पशु ऊंट है, हमारे भूपेंद्र भाई जैसा है, हर सुबह को जो है उनके पीए का काम यह है कि जब वो जगे तो उनको बताए कि आप मुख्यमंत्री हैं, रात को सोए तो बताए कि आप मुख्यमंत्री हैं, वरना उसको पता नहीं चलता कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। बहुत सही यही हाल है। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर है कि जो विपक्ष है, विपक्ष अपने मकसद में निश्चित तौर पर कामयाब होता दिखता है। जितना ये रोकने का प्रयास करते हैं उतना वो कहीं ना कहीं प्रचारित होता है और उसको वो जो चाहते हैं जो संदेश देना वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। बहुत अच्छी शानदार चर्चा की राजेश भाई, आपका, केपी साहब, प्रकाश जी और हमारे साथ दादा लहरी साहब जुड़े थे। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। अनुरोध हमारा जो अंत में होता है कि चर्चा आपको कैसी लगी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।